नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या संभल में सर्वे और उसके बाद जो हिंसा हुई उसकी लड़ाई अब अधिकारियों को धमकाने पर आ गई है। दरअसल संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। 3 सदस्यीय मजिस्ट्रेट टीम ने आज संभल की जामा मस्जिद का दौरा किया और जांच टीम मस्जिद के अंदर भी गई। लेकिन एक तरफ संभल शांति की ओर लौट रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान बेलगाम होते जा रहे हैं। अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। राम गोपाल यादव के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अधिकारियों को खामियाजा भुगतने और हिसाब बराबर करने की धमकी दी है। इससे पहले भी उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव, अखिलेश यादव अधिकारियों को धमकाते नजर आए थे। अब सवाल है, क्या खास वोट बैंक को खुश करने के लिए अधिकारियों को धमकाया जा रहा है? सवाल यह भी है, क्या इस तरह अधिकारियों को धमकी देने से अखिलेश 2027 का चुनाव जीत पाएंगे? इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट आपके सामने। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दिन हुई हिंसा के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। शांति कायम करने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन संभल के नाम पर एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ दंगाइयों की पैरोकारी करते समाजवादी पार्टी अब खुल्लम खुल्ला धमकी पर धमकी दे रही है। कभी अधिकारियों को आतंकवादी बताया जा रहा है तो कभी अधिकारियों को खामियाजा भुगतने की धमकी दी जा रही है। ताजा धमकी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने दी। अफजाल अंसारी अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी तो सारे अधिकारियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबका हिसाब होगा। अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो भाषा है वो नेताओं की भाषा नहीं है, वो आतंकवादियों जैसी भाषा है। वो धमकाना चाहते हैं। वो भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, सनातन को धमका रहे हैं, वो हिंदुओं को धमका रहे हैं। और उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, सनातन न मिटा है न मिटेगा। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी आरोप लगा रहे हैं कि संभल में लोगों को उकसाया गया और फिर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हो, और जब लोग उत्तेजित हो गए तो उनके साथ ऐसे ढंग से कार्रवाई की गई जैसे वो देश की सीमा पर कहीं विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए गोलीबारी की जाती है, उस तरह से। अब तो ये लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके न्यायिक सेवा में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी धमकाने, डराने और अपने दबाव में लेने और अपना मनचाहा कार्य कराने के लिए विवश कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी क्या उपचुनाव में हार के बाद इतनी बौखला गई है कि अधिकारियों को बार बार धमकी दे रही है। चंद दिन पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और महासचिव राम गोपाल यादव ने तो सीधे सीधे अधिकारियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी थी। लोगों को आतंकित करने के लिए जैसे आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। इससे पहले उपचुनाव के प्रचार के दौरान शिवपाल यादव ने धमकी देते हुए कहा था कि अधिकारियों का नाम लाल कागज पर लिखा जाएगा और सबका हिसाब होगा। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है। और बता
हैं, तब हिसाब किताब हो जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो स्पीड ये न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। सीसामऊ की रैली में अखिलेश यादव भी अधिकारियों को धमकाते हुए दिखे थे। उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे, जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं इस बार। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जब समाजवादी पार्टी के नेता अधिकारियों को देख लेने की धमकी दे रहे थे। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार अधिकारियों को धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी अधिकारियों को डरा धमकाकर सत्ता हासिल करना चाहती है? क्या ऐसी धमकियों से समाजवादी पार्टी अधिकारियों को डराकर वोट पाना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यह कि इस तरह अधिकारियों को धमकाकर क्या अखिलेश 2027 में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? ब्यूरो बतौर एक अधिकारी क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा, और ये बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, मैं तो उनको प्रणाम करते हुए बड़े इज्जत के साथ कहता हूं, ये धौंस धमकी धपाटे की बात करके आप अपना स्तर न गिराएं। आपको हम सब लोग माननीय कहते हैं, और वैसे धमकी के सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। आप आते हैं 5 साल के लिए, हम आते हैं 36 साल के लिए, और आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। हथियार नाजायज पुलिस रखे, आप अपने मानक से पुलिस का मूल्यांकन न करें, अपने ऊपर कृपा करेंगे। पुलिस अपने चरित्र पे घमंड करती है, न दूसरे हथियार रखती है, न और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले हम लोगों को आतंकवादी कहेंगे। आतंकवादियों की तरफ देखने वालों को आप धमकी दे रहे हैं। इसके पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो एक साहब ने कहा था, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, भैया से कह दिए हैं तबादला न करें। अब जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो हम देख लेंगे। अरे कौन किसको देख लेगा, अब मेरा मुंह न खुलवाइए। आपने हमारे ब्रिजलाल के खिलाफ, STF के खिलाफ फर्जी हत्या का मुकदमा लिखा है, एक रिटायर्ड DG के खिलाफ, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग अगर डरने वाले होते न IPS में आते, न 3 बार गोली खा के आप ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का सामर्थ्य रखते। ये धमकी धपाटे की बातें अपने पास रखे, क्योंकि हम लोग कानून से चलने वाले हैं। आपने कहा प्रेम से, प्रेम के पात्र होंगे तो प्रेम मिलेगा, और हवालात के पात्र होंगे तो हवालात मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपके नाजायज हुक्म, आपके नाजायज ऑर्डर मानने के लिए IAS IPS यहाँ नहीं बैठा हुआ है। ये ऑल इंडिया सर्विस है, और आप अगर इस बड़े पद पे होते हुए धमकी की बात कर रहे हैं, अगर बेहतर होता आप कानून का पालन करें, और जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून लिखा दे। हमारे खिलाफ FIR हो सकती है, FIR हो सकती है, जांच हो सकती है, CBI कर सकती है, ED कर सकती है, कोई कर सकता है, लेकिन वो न करके धमकी की भाषा देने से परहेज करें, मेरा ये परामर्श होगा। ठीक है, अब मैं आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी समझ सकता हूं आपके शब्दों में, क्योंकि आम तौर पर जब आप चर्चा में बैठते हैं तो कभी मैंने आपको इतना आक्रोशित नहीं देखा, लेकिन जब इतना कुछ कहा जाता है तो मैं समझ सकता हूं कि दिल से ये सारी बातें निकली होंगी। तारिक भाई, क्या ये सारी बातें जरूरी थी? देखिए, आपकी सरकार से लड़ाई है, अब आप सुन लीजिए, आपकी सरकार से लड़ाई है, सरकार की नीतियों का आप विरोध करते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उनका विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकारियों को इस तरह से बोलना। देश प्रेम सिर्फ पुलिस वालों के पास नहीं है, हम लोगों के पास भी है, इसलिए इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपका देश प्रेम आपके पास और हमारा देश प्रेम हमारे पास, लेकिन किसका देश प्रेम ज्यादा है, इसका अगर कोई मीटर हो तो मुझे मीटर बताइएगा ना, मैं मार्केट से खरीद लाऊंगा, साहब नापूंगा। DGP को बता दीजिएगा, DGP को बता दीजिएगा, ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। अब कहेंगे कि ये समाजवादी के गुंडे कह रहे हैं, नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डांटे? DGP और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्ता का आनंद ले रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। कौन कह रहा है, गली का गुंडा कि सुप्रीम कोर्ट? देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कुछ गलत कर रहे हैं ना। चुनाव आयोग ने 7 लोगों को सस्पेंड किया, अभी चंदौली में 21 SP के खिलाफ FIR हो रही है। क्यों भाई? 12 लाख रुपए कलेक्ट हो रहे थे, एक सिपाही को मारने जा रहे थे। ये चाल चरित्र चेहरा आपकी पुलिस का है। सुनिए, अब एक पुलिस वाला ठाकुर था और एक ब्राह्मण से कह रहा था कि टांग चीर देंगे महिला प्रधान से, वो भी ऑडियो सुना होगा। कितना अच्छा चाल चरित्र चेहरा है पुलिस में, शाबाश, सलाम साहब, सलाम साहब, यही करिए, ऐसे ही डाइट खाइए सुप्रीम कोर्ट से, और ऐसे ही जी हुजूरी करिए भारतीय जनता पार्टी के। ये सितारे यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के गुलामी करने के लिए नहीं लगे हुए, इस देश की जनता की गुलामी करने के लिए लगाए गए हैं। आपके कंधों पर सितारे और सर पे कैप दी गई है, इसलिए नहीं दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन जाए आप लोग। नहीं, आपका काम है देश की जनता की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना। हम इज्जत और सम्मान करते हैं आपका, और आप ये काम करेंगे। 60 पुलिस वालों को सपना देखा राजीव कुमार ने, चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया, कुछ गलत कर रहे थे आप। कौन निर्देशित कर रहा था बेईमानी करवाने के लिए? क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आदेश आ रहा था आप लोगों को? नहीं, यही के डीजीपी आदेश दे रहे थे कि लोगों को मारो ताकि वो वोट न दे पाए। कौन बेईमानी करवा रहा था? आप मिले हुए हैं, आपका चाल चरित्र चेहरा खराब हो गया है। पहचानिए, अपने अंदर की आत्मा को झिझोड़िए, जिंदा करिए अपने आप को। आप मर चुके हैं, आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। मैं बाकियों के पास तुरंत आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। सैफ भाई थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। विक्रम जी प्लीज। केवल एक वाक्य पहले अंदाज करने, मीटर की बात, कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए, कितने राजनीतिक मित्र शहीद हुए हैं, कॉलम हुए, कितने को गोली लगी। इस पहले मुझे तो 3 बार गोली लगी है, जिंदा हुआ। और इसके बाद अरे पहले शांत रहिए, एक शांत रहिए। और कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उससे जरा मूल्यांकन कर लीजिए। राजीव गांधी शहीद नहीं पहले हुए, सुनने की कोशिश कीजिए। और पुलिसकर्मी कितने शहीद हुए, पुलिसकर्मी कितने शहीद, हजारों की तादाद है जी। सम्मान है उनका। सम्मान आप भी शहीदों का सम्मान करिए। आप अपवाद, आप भी राजनेताओं को सम्मान करिए। और छोटे छोटे तर्क ला करके कट कॉपी पेश कर रहे हैं। 3 लाख की फोर्स में हर तरह के लोग हैं, 99% ईमानदार कर्मठ हैं, और 1% अगर कहीं गलती है उसका आप बुके बना करके हैं। तो ठीक है, आपको आपके अच्छे नेता मुबारक, हमें हमारे पुलिस के शहीदों का खून मुबारक। अच्छे पुलिस वाले अरे ठीक है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो आप अपने गुलदस्ता बना करके घर में लगाए, उनका गुलदस्ता लगा के घर में बनाइए। आप अपने आपको मुबारक हो, हमें जरूरत नहीं है। अरे खोटे सिक्कों की देश को ना हमें जरूरत है तारिक साहब, खोटे सिक्कों की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, और हमें भी जिसको सुप्रीम कोर्ट लखाड़ लगाए उनकी ऐसे डीजीपी की जरूरत नहीं है। सत्ता का सुख भोग रहे हो आप, ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ओके ठीक है, नहीं बोल रहे, जब आदेश आएगा तब सराखों पे। चलिए ठीक है ठीक है। चूंकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बयान आए थे, अधिकारियों को सीधे टारगेट किया गया था, इसीलिए मैंने चाहा कि एक दूसरे से स्पष्ट बात हो जाए, और यही कोशिश रहती है इस डिबेट में कि स्पष्ट बात हो, सारी बात हो, बिना रुके बात हो। अब बताइए अवस्थी जी, आपके इशारों पर पुलिस प्रशासन अधिकारी सब काम कर रहे हैं, अपना जमीर बेच दिया है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी इतनी कड़वी बातें कह रही है अधिकारियों के लिए। बोलिए। देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपकी डिबेट में ही मुझे डराने का जो प्रयास किया जा रहा है, लग रहा है समाजवादी पार्टी के नेता तारिक खान स्क्रीन से बाहर निकलकर तुरंत सर तन से जुदा कर देंगे। ऐसा उत्तेजना और ऐसा जो है भावावेश में जो है वो डीजीपी बोलने का तरीका है, वो ऐसा नहीं है। हाँ। हमें डर लग रहा है कि कहीं सर तंत्र जुदा ना कर दें। आप काटोगे और मेरा इतना यह कहना है कि सम्मानित पैनलिस्ट है, सबको अपनी बात अपने समय पर रखने का अधिकार है। नहीं बोला विक्रम सिंह जी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तारिक खान अपने समय पर बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं, तारिक खान आपसे कुछ भी नहीं है, सुनिए, जीरो है आपकी राजनीतिक हैसियत। अपनी औकात में रहना सीखे और उस तरीके से बात करे तारिक खान, पहली चीज। मत ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों की समर्थन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और 2012 भाई हिमांशु जी चुप कराएंगे तो मैं बात कर पाऊंगा अपनी। अवस्थी जी बिना पर्सनल होइए, अपनी बात रखिए प्लीज, फैक्ट पर बात रखिए। इसको जरा सा सिखाइए सभ्यता क्या होती है। नहीं ठीक है, आप भी पर्सनल मत होइए, फैक्ट पर बात रखिए। मैं अपनी बात कहूँ। औकात याद दिलाएगा ये मुझको, तेरी औकात मैं याद दिला देता हूँ अभी। ठीक है तारिक भाई, एक मिनट शांत प्लीज। तारिक खान को चुप कराइए हिमांशु जी, कैसे बोलिए, लेकिन आप भी पर्सनल मत होइए, आप अपनी बात रखिए प्लीज। ओके तारिक भाई रुकिए, गलत होगा, मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, मैं बोलूंगा, प्लीज रुकिए। इसको चुप करो, औकात की बात करेगा ये। नहीं, यहाँ पर किसी की कोई औकात नहीं दिखाई जाएगी। आप रुकिए प्लीज। मैंने बोला ना, मैंने आपत्ति जताई ना, प्लीज एक मिनट। साहब ने उसका जवाब दिया, अपनी बात बोलिए अवस्थी जी। तारिक खान तुम्हारे जैसे 2 टके के जो है बाहर घूमते हैं, उठा के पुलिस बंद करती है, रोज 4 लाठियां मारती है, उठाकर बंद करती है, समझे। गुंडागर्दी सड़क पे करते हो, पीटे जाओगे, और जहां गुंडागर्दी करोगे तो आलोक अवस्थी जी, ये तो फिर आप ही नहीं, ये तो आप भी धमकी वाले हुए, आप भी धमकी दे रहे हैं, आप भी धमकी दे रहे हैं। ये क्या है कि पीटे जाओगे, ये किए जाओगे। आलोक अवस्थी जी, आप पर ये शब्द शोभा नहीं देते। किससे से बात कर रहा है वो, कैसे बात कर रहा है हिमांशु जी? देखिए आप डिबेट में
भेज दो, ठाई ठाई मार रहे हो। जैसी भाषा कर रहा है उसी जवाब देना पड़ेगा ना हिमांशु जी। सीने पे मारोगे, सीने ये गला पे, काटने की या बात यहाँ करेंगे माथे और पे चुप मारोगे? रहेंगे हम लोग? यहाँ नहीं, मारोगे? गला काटने की कहीं बात नहीं कही। देखिए, कोई आवेश में बोलता है, किसी का टोन ऊपर होता है, किसी का कम होता है। ऑनलाइन चैनल पे मुझे मरवाने की बात कर रहा है, गोली मारोगे यहाँ? डरता नहीं हूँ, मार के दिखाओ। तारिक खान को कहिए हैसियत में रहे और चुप रहे, जरा सा मैं अपनी बात कहता तुम हैसियत में रहो। हिमांशु जी, बिना पर्सनल हो ये बात की डिबेट को आपको करना है कि तारिक खान जिस डिबेट को चलाएंगे ये आप तय कर लीजिए। मुझे कह रहा है सरतम से जुदा, ये हिमांशु जी बात काउंट करेगा, आपने मेरा नाम पुकारा है ना, मैं अपनी बात कहूंगा ना कि यार। अच्छा ओके, एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ। अगर कहीं, देखिए मेरे लिए सभी मेहमान बहुत सम्मानित हैं, अगर मेरे किसी मेहमान को कोई भी कुछ गलत बोलेगा, मैं बीच में बोलता हूं। आप वक्त दीजिए, तारिक भाई को 1 मिनट डाउन करिए, रुकिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए। आलोक अवस्थी जी, मुद्दे पर प्लीज बात रखिए, पर्सनल बिल्कुल मत होइएगा। मेरे लिए सभी मेहमान बहुत सम्मानित है, प्लीज प्लीज प्लीज। अब सीधे मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी अधिकारियों को लेकर जो बोल रही है उस पर क्या कहेंगे? ठीक, नहीं, आप भाईचारा निभाइए, ये आपका चारा बना देंगे किसी दिन, आप समझिएगा हिमांशु जी। मेरे को इतना कहना है हिमांशु जी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2022 के इलेक्शन के बाद इनके एक विधायक थे अंसारी जी, उन्होंने यही कहा था कि जो है पुलिस को रहने दीजिएगा, हम इनसे हिसाब बराबर करेंगे। एक इरफान सोलंकी थे, आज दोनों विधायक जो है जेल के अंदर एड़ियां रगड़ रहे हैं। इसी तरीके से जिनको गुमान था कि पेशाब से जिनके दिया जलेगा, ऐसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद खान मुबारक और ऐसे क्या कहते हैं मुकीम काला, आज दुनिया में नहीं है। ऐसे कई सारे जो है बदमाशों को यूपी पुलिस भेज चुकी है यहां से। तो ये भ्रम ना रहे कि बदमाशी करके और दंगाइयों को बढ़ावा देकर के आप यहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे। जनता ने सरकार को चुना है और हमको मैंडेट दिया है कि हम उनकी सुरक्षा की बात करें। संभल के अंदर कानून के दायरे में वहां पे जो टीम गई थी, उन्होंने जांच करने का प्रयास किया और उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया गया, चाकुओं से हमला किया गया। 19 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे वहां पे? वो कानून का पालन कर रहे थे और वहां पर कानून को हिफाजत करने के लिए खड़े थे। क्यों हमला किया गया? और उन हमलावरों को कवर फायर जो अखिलेश यादव दे रहे हैं, वहां का जो सांसद है वो जो है वहां पर जो है वहां पे भड़का रहा है। इन सबके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। आज वहां पे न्यायिक आयोग गया हुआ है, जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा डीजी थे, AK जैन और एसीएस अमित मोहन। अब सैफ भाई, वरिष्ठ लोग हैं। सैफ भाई ये बात बताइएगा, बीजेपी की तरफ से, अवस्थी जी की तरफ से कहा गया है बचाना है कि कानून का इकबाल बुलंद रहेगा और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए पुलिस अगर एक्शन लेती है तो सरकार का भी वहां पर समर्थन होता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आतंकवादी से तुलना की जाएगी पुलिस प्रशासन की, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी इसका? बस ये पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। नहीं हिमांशु, मैं बहुत सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हमारे देश में जैसे हमारे IPS ऑफिसर सम्मानित बैठे हुए हैं और तारिक भाई ने के साथ में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सब देशवासी और सब देश को प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई वो चीज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर चाहे वो पुलिस IPS ऑफिसर्स हो, ICS ऑफिसर्स हो या हमारे नेता हो, वो सबके सब जो है देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए ही जो है कोशिश है करने की। मगर अब डिफरेंस क्या है? सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, एक जो ऑफिसर सरकार को सपोर्ट करते हैं, जिसके मौजूदा एग्जांपल मैं इस वक्त सामने देना चाहूंगा, जो पिछले 2023 की जो कैग की रिपोर्ट लेके आया था, जिसमें 250 करोड़ की 1 किलोमीटर की रोड भाजपा बना रही थी, उसकी जो रिपोर्ट लेके आए थे उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया 4 अधिकारियों का, यूके वो अगेंस्ट ला रहे थे सरकार के, इसलिए ट्रांसफर हो दिया, उनका हो गया। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो है जस्टिस मुरलीधर का, यूके कपिल मिश्रा पे वो एक्शन उठाना चाहते थे, रातों रात जस्टिस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे मौजूदा एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, अमित शाह के केस में यूके वो उनकी अटेंडेंस मांग रहे थे, अपीयरेंस मांग रहे थे, तो जस्टिस उत्तपा को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस लोया अगर उन पर एक्शन उठाना चाहते थे तो आज दुनिया में ही नहीं। मोदी जी की गोधरा राइट्स के ऊपर अक्षय मेहता, जिन्होंने क्लीन चिट दी थी, उनको कमीशन का मेंबर बना दिया क्योंकि वो फेवरिज्म में आता है। राकेश अस्थाना जो गोधरा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको CBI का चीफ बना दिया गया। तुषार मेहता जो है वो एडवोकेट जनरल बना दिया गया, जो राइट को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो सिक्के के दो पहलू हैं, एक अधिकारी जो सपोर्ट करते हैं, एक अधिकारी जो उनके खिलाफ होते हैं, वो रातों रात ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सच्चाई है तारिक भाई
कि ये जो आज तकलीफ सामने आ रही है, या सपा के हमारे लीडर्स ने जो ये बयान दिया है, उसमें सच्चाई ये है कि ये वो वाले लोग हैं या हो सकते हैं जिन्होंने सरकार को फेवर किया है। अब अधिकारियों का स्टैंड जो है, जैसे हमारे सम्मानित आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि इतने लाख हमारी पुलिस फोर्स है, सब एक जैसे नहीं। मैं बिल्कुल उनकी बात मानता हूं कि सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग जो फेवर करना चाहते हैं वो फेवर करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो रातों रात ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे देश में डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ी जो है इस वक्त हमला है, और वो भी खासकर भाजपा से, जो बैठे हुए यहाँ पे जो है एक अपना गीत सुना रहे हैं कि ये हम दंगाइयों के ऊपर वो कर, बिल्कुल करिए साहब, जो है ठीक है, बिल्कुल करिए, करना ही चाहिए। मगर दोनों पहलू जो देख के जो है लगता तो ये कि जो एक्शन जो अधिकारियों को लेना चाहिए फेवरिज्म की वजह से उनका गला घोट दिया जाता है, और गला घोटने वाली। अच्छा फाजिल अहमद साहब, आप भी समर्थन करते हैं क्या इन बातों का? मतलब आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कहा गया सही कहा गया, जिस टोन में कहा गया वो सही कहा गया? देखिए, इस देश में पुलिस अधिकारी नेता बिल्कुल एक नेक्सस की तरह काम करते हैं, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अधिकारी और अच्छाई और बुराई दोनों तरफ है। सुन लीजिए, अच्छाई और बुराई दोनों तरफ होती। मुझे एक बहुत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपनी पर्सनल वार्ता के दौरान मुझसे बताया कि एक डकैत को फतेहपुर में जब हम लोगों ने काम्बिंग करके घेर लिया और उसके घर में घुसे दरवाजा तोड़ करके, तो उस इलाके के थाना अध्यक्ष उसका खाना बना रहे थे, उस डकैत का। ये बहुत वरिष्ठ अफसर, आईपीएस अफसर, ईमानदारों में नाम उनका, उन्होंने बताया हमको। और हम लोग तो 25-30 साल से सक्रिय राजनीति में न जाने कितनी इस तरह की घटनाएं हम लोग ने देखा है। हजारों अफसर जेल गए हैं, अभी भी सजा काट रहे। फर्जी मुठभेड़, फर्जी रंगदारी वसूलना, फर्जी काम करना, ये ठीक बात है कि पुलिस में हर कोई बेईमान नहीं है, लेकिन थाने बिक रहे हैं। आज कोई नई बात है, हर सरकार में थाने बिकते हैं। जब नई सरकार आती है तो थोड़ा रेट बढ़ जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। किस सरकार में जो है सिपाही खड़ा होकर चौराहे पर पैसा नहीं वसूलता है? कोई एक सरकार बता दे। अगर सरकार ईमानदार होगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो कोई अधिकारी कर्मचारी पैसे लेने में 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, क्योंकि नौकरी से प्रिय कोई चीज नहीं होती। अच्छा, तो उनको आतंकवादी कह दिया जाए क्या? उत्तर प्रदेश में उनको आतंकवादी कह दिया जाए क्या? आतंकवादियों से तुलना की जाएगी उनकी? किसकी तुलना की जाएगी? आतंकवादियों से तुलना की जाएगी? नहीं, आपको अगर ठीक लगता है कि एक डकैत का खाना दरोगा बनावे, तो आप मत कीजिए तुलना। आपकी कई बात है ना, ये आपकी कई बात है ना। मेरे से किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा, मेरे पास सबूत नहीं है। आतंकवादी तो हम लोग को मुसलमानों को बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, आतंकवादी की परिभाषा ही अलग है। वो तो हम लोग को पार्लियामेंट में बोला गया कि सब मुसलमान आतंकवादी हैं। फिर वही इस आतंकवादी की कोई कहां अधिकारियों की बात चल रही है, आप कहां घुमा के ले आए? सर, आपको नहीं, आपको अच्छा लगा मुसलमानों को आतंकवादी बोला गया पार्लियामेंट? मैं तो बोल रहा हूं कि आप अधिकारियों को, किसी को भी आप आतंकवादी बोल देंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप बात घुमा के अपने हिसाब से ले आए। 4 लाठी को नहीं मारेंगे, पुलिस ना मारेगी 4 लाठी। तारिक भाई को अगर इनकी बात बुरी लग रही है तो 4 लाठी इनके कहने पर पुलिस ना मारेगी। ठीक है, रमनीश वत्स बताइए, दूसरा पे मारेगी। बताइए। आज मुझे लगता है कि यदि मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रतियोगिता यदि करवाया जाए ना, समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 ले जाएगी, फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आज देखिए, सीधे तौर पे अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, जो संभल में कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, जो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, उनको सीधा टारगेट किया जा रहा है। वहां पे बैठे आप देख लीजिए, जियाउर रहमान वर्ग की बात करें, चाहे अफजाल अंसारी की बात करें, तो चाहे देखिए, इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए। नहीं, आप इनको चुप कराइए पहले, हिमांशु जी। रांची के नाम पर चुप कराइए। फाजिल भाई, फजूल मत बोलिए यहाँ पे, ठीक है? मैंने आपके बीच में नहीं आया, अभी रुक जाइए, शांत हो जाइए। आज भी 15 पुलिस वाले रुक जाइए। फाजिल अहमद जी रुकिए ना प्लीज, रुकिए। देखिए, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। यहाँ पर सबको वक्त मिलता है, यहाँ पर सबको वक्त मिलता है, प्लीज थोड़ा सा डोंट इंटरप्ट, हमको चुप करा। बोलिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आज जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है, खास करके जियाउर रहमान वर्ग की बात करें, चाहे अफजाल अंसारी की बात करें, चाहे आप देखिए वर्तमान में अखिलेश जी की ही बात क्यों ना करें, आप इन तीनों की जिम्मेदारी नहीं है। अखिलेश जी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की,
क्या वो सांसद नहीं है क्या? जब आप सांसद बन जाते हैं, जब आपके 40 के 40 उत्तर प्रदेश से सांसद आ जाते हैं, तब तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, तब तो आप ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। आज आप फॉरेंसिक जांच की भी बात कराएं, फिर आते हैं कि संभल में आज जो चीजें हो रही है इनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, हर एक नेता की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जो इनके ऊपर लगता है, आज भी लग रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आज देखिए, मुलायम सिंह जी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ 200 कार सेवकों के ऊपर गोलियां इसलिए चलवा दी ताकि आप मुसलमानों का इनको वोट मिल सके। आज जियाउर रहमान देखिए, खास करके जफर याब जिलानी जो कौन थे? जफर याब जिलानी जो थे अपर महाधिवक्ता अखिलेश जी की सरकार में, और बाबरी जो मस्जिद है उसके पक्षकार वकील भी थे। तो आज इनकी जो है, आज देखिए विसात क्या है, आज इनकी विसात ये है, मुसलमानों के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। आज संभल में पत्थरबाजी जो कर रहे हैं वो कौन है भाई? पत्थरबाजी कौन कर रहा है? वो मुसलमान कर रहे हैं, उसको रोक नहीं लगा रहे। लेकिन आज सबके सब सामने सारे तमाम नेता वो सारे आ रहे हैं। आज जियाउर रहमान वर्क वोट बैंक वाली बात करी आपने रमनीश भाई, वोट बैंक वाली बात करी, यानी हमारे साथ में तारिक भाई एक और बात में जोड़ना सीधा मुद्दा उठाया। एक मिनट सुनिए ना, कि वोट बैंक को खुश करने के लिए, एक खास वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अधिकारियों को धमका रहे हैं। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं अपनी बात। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 2012 में 2013 की बात करूं, 90 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमानों को दे दिए गए थे। जब हाईकोर्ट ने इसमें इंटरप्ट की तब इन्होंने हलफनामा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने तो खास करके देखिए, इनका जो समाजवादी पार्टी का जो है घोषणा पत्र, उसमें इन्होंने सजा माफी के लिए जो खास करके अयोध्या, कानपुर और लखनऊ का जो सीरियल ब्लास्ट कांड का जो आरोपी था, उसके लिए भी इन्होंने सजा हलफनामा दिया था। उसमें कोर्ट का देखिए जवाब सुन लीजिए, कोर्ट ने जवाब दिया था इसको पद्म विभूषण भी आप दे दीजिए। तो इनको फटकार जब लगाई तब इनको ध्यान में आया। ठीक है, बात आपकी वही है। मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे और पार्टी नहीं, ठीक है, ये सवाल पार्टी है। ओके, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर जाएंगे और इसलिए अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। तारिक भाई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मुसलमान का तो वोट इनको भी चाहिए। देखिए, कुंदरकी में ठाकुर साहब टोपी लगा बैठे थे, नमाज पढ़ने की तैयारी थी ठाकुर। चौथी पांचवी बार आप दिखा रहे हैं ये, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं। इंतजार अली है। अभी ये लगातार थार गाड़ी के ऊपर हुड़दंग मचाता हुआ युवक कौन था? अरे समाजवादी पार्टी ने तो प्रोपगंडा, अखिलेश जी ने छोटे छोटे क्लिप डालते हैं ना जुबेर की। मेरा सवाल एक और भी है, इंतजार अली ठाकुर, नहीं इन्होंने 4 सवाल मिल जाएंगे फिर जवाब नहीं मिलेगा, प्लीज वक्त बर्बाद होगा। एक मिनट जवाब लीजिए। इन्होंने ठाकुर मतलब इन्होंने कहा है, इन्होंने सीधा टारगेट किया है। एक मिनट रमनीश जी, मिल जाता है इंतजार अली, मुसलमान युवक है जो कि दंगे फैला रहा है, जो कि हुड़दंग मचा रहा है थार गाड़ी के ऊपर, उसके ऊपर भी जवाब दे रही है। बड़े भाई सुन, 20 सेकंड हमको दे दीजिए बस। लाठी मारने लगते हैं ये लोग। एक तो हिमांशु भाई बड़ा अफसोस हुआ, ये कह रहे हैं लाठी मरवाएंगे हिमांशु भाई। मैं टाइम्स नाउ पे लाठी खाने, और भाई हम लोग गरीब लोग मारोगे तो बड़े भाई पटक के मार लो भैया, चाहे जैसे मार। नहीं धमकार है उनको, वो भी गरीब लोग ही हैं क्या? तारिक भाई आप सवाल पर आइए कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सब करते हैं। हम लोग को मार लीजिए, समाजवादी पार्टी एक करके प्लीज। मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास घर द्वार नहीं है, मार सकते हो आप लोग। पहले तो डीजीपी साहब कोई जो है वो गरियाने में लग गए थे, उनकी में लग गए थे। बात कर रहा था, अब डीजीपी साहब को ना मैंने लाठी मारने का ना उन्होंने मुझे लाठी मारने का। डेकोरेटेड अफसर रहे हैं, उनको धमका रहे थे आप बैठ करके यहाँ पे, तो आपको फिर क्या कहा जाए? अच्छा, डीजीपी साहब आपके अपने हैं, बाकी के पुलिस अधिकारी आपके अपने नहीं है। बाकी के पुलिस अधिकारी आपके अपने नहीं है। बाकी के पुलिस अधिकारी आपके नहीं है। जो कांस्टेबल है, जो पुलिसकर्मी है, जो जाते हैं लोगों के पास। विक्रम साहब को आप लेकिन आपने विक्रम सिंह जी को अपने पक्ष में डाल रहे हैं आप।
अरे अपने पक्ष, मेरा पक्ष, आपका पक्ष क्या है? वो बीजेपी के हैं। मेरा बीजेपी के क्या? अच्छा, मतलब अधिकारियों की बात रख रहे हैं तो बीजेपी के हो गए? कुछ कहेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे आपस में। ऐसी बात थोड़ी है कि वो अलग है हम लोगों से। देखिए ऐसा हिमांशु भाई, देखिए सम्मान है डीजीपी साहब का, और भाजपा के प्रवक्ता लाठी मारेंगे हिमांशु जी डिबेट पे मुझे भी मौका दीजिए, है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुदरती ने आपने मुसलमान का वोट लिया भाई। आप मैंने लाठी मारने को नहीं कहा है आपको। पुलिस वाले पीटेंगे अगर आप तो गुंडागर्दी करेंगे। आपके कहने पे पीटेंगे, आपके कहने पे नहीं पीटेंगे, आपके कहने पे। आप यही चाहते हैं कि आपके कहने पे पुलिस काम करे और मेरे कहने पे नहीं पीटेंगे। आप गुंडागर्दी करेंगे तो पीटेंगे, वो उठा के बंद भी करेंगे आपको अगर आप गुंडागर्दी करेंगे। कहने पे नहीं पीटेंगे, पुलिस के पास अपना अधिकार कह तो रहा हूं, गुंडागर्दी करके देख लीजिए, गुंडागर्दी सड़क पर करके देख लीजिए, कानून आपको अपना पाठ पढ़ाने आ जाएगा। एक जो है एक सिपाही बहुत है आपके लिए, थोड़ी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो गुंडागर्दी मत करिए, यहाँ पर भी मत करिए और बाहर भी मत करिएगा। कानून का राज है, कानून का राज स्थापित रहने दीजिए। कानून के खिलाफ काम करेंगे तो एक सिपाही बहुत है आपके लिए। गोली यहाँ मारेंगे या सर पे? अरे कहीं कोई गुंडागर्दी करेगा तब उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन लेगी। मारने की बात कर रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, यहाँ मारोगे यहाँ। अरे नहीं, तो तारिक भाई फिर सवाल से अलग हो जाएंगे, सवाल से अलग हो जाएंगे, गोली मारोगे। हिमांशु कानून की सवाल से अलग हो जाएंगे। देखिए ये घुमाने फिराने वाले लोग हैं। ओके, नहीं, मेरे को मुद्दे पे रहना, सब डाउन, मेरे को मुद्दे पे रहना, प्लीज सब डाउन। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन विक्रम सिंह जी, सवाल का जवाब जो तारिक भाई नहीं दे पाए क्योंकि वो दूसरे मामले में उलझ गए, मेरे को एक बात बताइएगा, क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है? बस इतना सा सवाल है मेरा। देखिए, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं उससे ये लगता है कि एक पक्षीय बातें, पिक एंड चूज, कट कॉपी पेस्ट। इसका अभिप्राय क्या है? किसको आप टारगेट कर रहे हैं? क्या आपके मन में लाभ है? और ये कहना कि किसी थाना अध्यक्ष जो है खाना बना रहे थे, ऐसी कपोल कल्पित परियों की कहानी मैंने सुनी नहीं। जिंदगी भर एंटी डेकोटी में रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा उस अफसर ने उस दरोगा को जेल भेज से बर्खास्त किया और 4 लठ मार के उसकी वर्दी उतरवाई, और नहीं तो काहे बात का ईमानदार। अब बात है आपके बात के ऊपर। अगर आप इस तरीके से अफसरों को धमकाते हैं, एक शालीनता भी होती है। मैंने माननीय नेताजी के साथ काम किया है, शायद आप लोगों को वो सुख नहीं मिला होगा। माननीय नेताजी वर्दी की इतनी इज्जत करते थे, एसएसपी रहते हुए वो कहते थे कप्तान साहब हम आपके यहाँ चाय पीने आएंगे। अरे कुछ तो सीख लिया होता अपने जो सबसे बड़े नेता थे, उनसे तो आपने सीखा नहीं। लेकिन उसके बाद की सरकार में 2007 में गोरखपुर दंगे में क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया था कि लोग रो रहे थे बैठ करके? अपना सवाल हिमांशु जी के जरिए पूछिए, डायरेक्ट सवाल नहीं, डायरेक्ट सवाल का उत्तर मैं नहीं देता। नहीं, 2007 के दंगे में गोरखपुर में क्या हो गया था? याद आ जाए, बहुत अच्छा लगता है। अनुभव है क्या? दंगा और हिंसा फैलाने का बहुत अच्छा अनुभव है क्या? नहीं, इसमें कोई दो राय तो नहीं। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे ये सारे लोग तो दंगा ही फैलाते थे। लेकिन एक बात सच है, दंगा फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। योगी जी की सरकार है, अखिलेश जी की तरह नहीं है, यहाँ पे पोषण किया जाएगा या उसको फंडिंग किया जाएगा। नहीं, सुनिए, नेताजी की जब बात कही तो पूर्व डीजीपी हमारे साथ में जो बैठे विक्रम जी, उन्होंने बताया कि बहुत सम्मान किया करते थे पुलिस अधिकारियों का। अखिलेश जी की सरकार में नहीं होता था क्या? है ना? लेकिन अब बहुत कुछ अलग हो रहा है। क्या इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है कि नहीं? तारिक भाई प्लीज शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है विक्रम जी। बिल्कुल, कहां अलग सम्मान करता हूं। नेताजी ने हमेशा और अखिलेश जी ने भी किया, ऐसी बात नहीं है। द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, हम भी करते हैं, ये भी करें। बहुत अच्छी बात है कि बदले की भावना से काम भावना नहीं होनी चाहिए। तो आप अधिकारियों को धमका रहे हैं, ये द्वेष की भावना नहीं है आपके। हम सिर्फ कह रहे हैं अधिकारियों से आप पुलिस के वर्कर, क्या राजनीति से पुलिस प्रशासन को दूर रखना चाहिए कि नहीं? नेताओं को पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूं, बीजेपी के वर्कर मत बन। मैं हिमांशु से बड़ा साफ कर दूं कि जनवरी 12, 2018 को जब 4 खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है देश का। आप ये समझ सकते हैं कि जिसने राफेल के ऊपर क्लीन चिट दे दी गई हो, उसको जो है जस्टिस को जो है राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। क्या हाल है? चले जाते हैं जहां ये जीत जाते हैं वहां पे इनके लिए लोकतंत्र काम कर रहा है। जहां ये हार जाते हैं उनको विफलता जहां पे दिखती है। महाराष्ट्र का रोना ये यहाँ पे रो रहे हैं बैठ करके। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की जो हार्ड डिस्क है, उसमें सिर्फ 10-12 साल का ही डाटा है, उससे पहले का डाटा डिलीट हो गया है। कांग्रेस की हार्ड डिस्क में 10 साल के बाद पहले का डाटा डिलीट हो गया है। अवस्थी जी प्लीज बताइए, अब ये सारे आरोप तो लगते रहेंगे, अब इनसे कैसे क्या निपटेंगे और कैसे एक सही राजनीति हो पाएगी? बताइए अवस्थी जी, फाइनल जवाब।
हाँ वास्ते जी बोलिए। देखिए हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी की सरकार के सभी नेताओं का यह आलम था कि 270 मुकदमे थे अतीक अहमद के, उसके कुत्ते साथ बुलाने के लिए इलाहाबाद जाते थे। ये समाजवादी पार्टी की सत्ता में रहते हुए इनके नेताओं का हाल था। और एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद लू लगने से मर जाता है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी था, और दो डीजीपी विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल के ऊपर हत्या का मुकदमा, 40 पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा किया गया था। यह समाजवादी पार्टी की सरकार का नतीजा था। और मैं कहता हूँ धर्म और जाति देख करके अखिलेश यादव अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी धर्म जाति वाला मामला आ गया, जाते देख खड़े जाते हैं। मोहित खान और राजू खान बलात्कार करते हैं अयोध्या के अंदर, तो धर्म देख करके उनका जो है 5 सेकंड फाइनल, 5 सेकंड फाइनल तो बोली लग रही है। 5 सेकंड मुबारक हो आपको, आप बच गए, आपको लाठी नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि आपने बोलने दे दिया। देखिए ना मैं गुंडागर्दी करता, मैं शांत सा इंसान, ड्यूटी करता हूँ, काम करता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, गुंडागर्दी नहीं करता, तो मुझे लाठी पड़ने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने